आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। जीव विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं, आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट सेशंस में पढ़ लिया कि जीव जनन कैसे करते हैं, हमने पौधों में किस प्रकार जनन क्रिया होती है और जो नर हैं उनमें किस प्रकार की जनन क्रिया होती है, कैसे जनन क्रिया में अंतर होता है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। तो आज प्रश्न और उत्तर की सहायता से देखते हैं हमने क्या समझा और जो प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाएंगे उनके उत्तर हम कैसे देंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। हम लोगों ने डीएनए के बारे में बहुत पढ़ा है कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होते हैं और यही डीएनए हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार एक माता पिता और उनके बच्चों में एक संबंध होता है। तो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये तो अभी जो मैंने कहा कि यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होते हैं, लेकिन खाली इतना लिखने से तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसको हमें समझाना होगा किस प्रकार डीएनए पास डाउन होते हैं और कैसे कैरेक्टर्स भी पास डाउन होते हैं। तो हमारा आंसर कैसे जाएगा, जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ये हमने पहले पढ़ा था कि जब जनन हमारी जो क्रिया एक शुरू होती है तो हमारा मेन होता है डीएनए की प्रतिकृति, मीन्स उसकी एक कॉपी बनाना। और डीएनए की जो प्रतिकृति जो कॉपी होती है बनाने के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं, वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। ये भी हम लोगों ने, जब आपको याद होगा जब ये मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तब यही चीजें आपको समझाई थी। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखना होगा। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की कितनी हमारी प्रतिकृति बन जाती है, 2। ठीक है, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार की डीएनए इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा उसी प्रकार की हमारी जो एक शरीर रचना, जो नए जीव की शरीर रचना बनेगी वो उसी बेसिस पर बनेगी। तो यहाँ पे फिर से इस लाइन को देखते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती हैं। इसीलिए जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था कि मनुष्य के ही बच्चे को जन्म देगा, कोई भी हमारा पशु है पक्षी है वो अपने जैसे को ही जन्म देता है। इसका मतलब है कि जितने हम वेरिएशन देख रहे हैं, जितने अलग अलग जो प्राणी या जो पशु पक्षी देख रहे हैं, तो सब में उनकी डीएनए संरचना एक फर्क है। और वो जिसके एक जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, एक पशु है या एक पक्षी है या एक मनुष्य है, उनका जो डीएनए है उसकी ही प्रतिकृति बन रही है। और उससे जब प्रतिकृति बन रही है तो कोशिकाओं में भी विभाजन हो रहा है और इस प्रकार जनन की क्रिया चल रही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं। क्यों? तो ये देखिए, विभिन्नता हमारी स्पेशीज के लिए तो लाभदायक है, लेकिन जो हमारी सृष्टि वृष्टि है उसके लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? तो विभिन्नता क्या स्पेशीज के लिए लाभदायक है? वो लाभदायक क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि ये जो हमारी विभिन्नता है, यही जैसे जैसे पर्यावरण में हमारी जो स्थिति बदल रही है उसको से के एक कोऑर्डिनेट तभी कर पाएंगे अगर हमारे जो स्पीशीज हैं उनमें विभिन्नता है, उनमें टाइम टू टाइम थोड़े से चेंजेस आए, जैसे जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है उसके साथ वो एडेप्ट कर सके। तो वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है, क्योंकि कभी कभी एक स्पीशीज के लिए पर्यावरण की जो स्थिति इतनी तेजी से बदल जाती है कि उनका जो अस्तित्व होता है वो मुश्किल हो जाता है, उनका उस चेंजेस में रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर जल का ताप बढ़ जाए तो उसमें जो रहने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, जीवाणु हैं, वो क्या रहेगा, उनकी
एक एंड आ जाएगा, उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहने की हैबिट है। लेकिन अगर उनमें चेंजेस आए तो और जो ऑर्गेनिल्स हैं जिनमें ये चेंजेस आ गए हैं, जो जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, उसको वो एडेप्ट कर सकते हैं, उसके अनुरूप हो सकते हैं, तो वो आगे रहेंगे। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित बच सकते हैं, जबकि विभिन्नता न होने पर जीवाणु की पूरी प्रजाति नष्ट हो गई होती। इस प्रकार जीवों में विभिन्नता उनके अस्तित्व को बनाए रखने में एक मददगार साबित होती है। और यही देखिए, अगर हम देखें तो हमने कितने हमारे जो हमने एनिमल्स के पढ़ा है, हमने डायनासोर के बारे में पढ़ा है, और आप देखेंगे हमारे अगर पुरानी गाय, पुराने आज से 200 साल पुरानी, 300 साल पुराने आप घोड़े को देखें या किसी और पशु को देखें, तो हम कहते हैं देखो कितना चेंजेस आए। वो क्या है, गाय गाय रही, लेकिन टाइम टू टाइम उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए, जैसे वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसमें वो अपने को अडेप्ट कर सके। लेकिन जैसे डायनासोर थे, कितने बड़े, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने बड़े, कितने कैसे उनका रूप था, और किस प्रकार से जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, उनका टेम्परेचर में चेंजेस आया, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने को अडेप्ट, उनमें कोई उनके बॉडी में चेंजेस नहीं आया, तो वो उस चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाए, और देख रहे हैं आप कि वो पूरी प्रजाति अब नष्ट हो गई है। एक और प्रश्न हम आज का देख रहे हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए, अभी हम लोग डीएनए इनकी बात कर रहे थे, अब हमें एकदम प्लांट्स पे आ गई। ये मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चंस लिखने एग्जाम में जब आप बैठते हैं, तो सेम टाइप के नहीं आते हैं। आपको कभी किसी चैप्टर से मिलेंगे, कभी किसी चैप्टर से, एक चैप्टर में आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टर्म्स को पढ़ते ही आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगर आपने वो रिलेशन बना लिया, फिर आपको याद आ जाएगा कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा। तो जब आपके दिमाग में ये एक फास्ट होगा, तो आप देखेंगे आपको आंसर देना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस इसीलिए थोड़े से ऐसे रखें कि आप टॉपिक टू टॉपिक उसको चेंज करके आंसर दे पाए। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का जो उपयोग निम्नलिखित लाभ के लिए किया जाता है। अब ये देखें, देखिए अभी तक मैंने जो दो क्वेश्चंस करे थे वो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स दे रहे थे, क्योंकि उनमें हमें एक चीज को एक्सप्लेन करना था। लेकिन इनमें जब हमें कहा जा रहा है कि हमें उपयोग क्यों किया जाता है, ऐसा कुछ है, तो हमें आंसर अगर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो हमें आंसर पॉइंट्स पे देने चाहिए। उससे टीचर को एकदम पता चलता है कि आपको क्लियरिटी है, और वो पॉइंट्स पढ़ पढ़ के, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको आइडिया लग जाता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन है। पैराग्राफ में क्या होता है, टीचर्स इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाते हो, कभी कभी होता है आपने बहुत चीजें लिखी होती हैं लेकिन ना तो अंडरलाइन है ना कुछ है, तो एक नंबर थोड़े से एक होता है कि कभी कभी कम भी मिल जाते हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो सके, आप अगर पॉइंट्स में दे सकते हैं आंसर, उनको पॉइंट्स में दीजिए। तो ये वाला आंसर मैंने पॉइंट्स में दे रखा है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दूसरा क्या है, यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली को उगाने के लिए उपयोगी होती है। फिर इसके और पॉइंट्स है, ये पद्धति उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता हो चुके हैं। याद आ गया, ये पढ़ा था हमने। फिर एक और पॉइंट आ रहा है, कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं, कि इसमें हमें जो कायिक जो जनन होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक टाइप से देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट हुई, एक नेगेटिव, कि अगर हमें सेम टाइप एक कोई चीज है जो हम उसको वैसा ही चाहते हैं, तो हम कायिक से ही उसका आगे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तब हो गया। लेकिन अगर किसी में कोई कमी है तो हमारा ये जो इस टाइप का जो एक प्रोसेस चलता है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि वो जो कमी है वो जनरेशन टू जनरेशन सामने आती रहती है। तो ऐसे आपका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया कि कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कायिक प्रवर्धन का लाभ भी है और नुकसान भी है, तो आप लाभ का तो आपने ये कर दिया और नुकसान का जो मैंने अभी बताया था वो आप लिख सकते हैं। एक और हमारा आज का प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो अब एकदम आप आ गए ना, कैसे? ये हम बात कर रहे हैं हमारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागण परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, पानी, पक्षियों या कीड़ों की मदद से हो सकती है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से होता है। यह अंडाशय के अंदर होता है तथा युग्मनज की रचना करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जब दो थे परागण और निषेचन, तो परागण का हमने एक पैराग्राफ में बताया, निषेचन का एक पैराग्राफ में। तो इस टाइप से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। और इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कि आप हाईलाइट करें कि यहाँ पे आप परागण की बात कर रहे हैं और इस पैराग्राफ में आप निषेचन की। तो अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपका आंसर और अच्छा बन जाएगा। एक और जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? याद आया कुछ आपको? कहाँ पढ़ा था ये हमने? जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रही थी कि जो नर है उनमें कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो हमेशा वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि टॉप पहले एकदम सोचिए कौन से पेज का कहाँ का आपने पढ़ा, और फिर आप देखें, आपको आंसर देना इजी हो जाएगा। तो शुक्राशय एवं प्रोस्टेट अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण स्थानांतरण जो होता है सरलता से होता है, और साथ ही ये स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो ये देखा कैसे हमने शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की जो भूमिका उसको बताया। तो ये दोनों जो हैं अपने स्राव किस में डालते हैं? शुक्र वाहिका में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये शॉर्ट आंसर भी मिल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, शुक्र वाहिका में कौन से जो पार्ट्स हैं वो अपने स्राव डालते हैं, या आपसे गिनती पूछ सकते हैं कि एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन है, चार है। तो ऐसे करके देखिए, अगर आपने ये पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, तो इससे आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शुक्राशय अपना स्राव किस वाहिका में डालते हैं? समझ में आया आपको? और या प्रोस्टेट का पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं शुक्राशय एवं प्रोस्टेट में क्या एक कॉमन चीज है। तो ऐसे अगर टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए, उसका समझ लिया पूरा स्ट्रक्चर, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे, और ये देखिए कि एक प्रश्न का आप जब उत्तर कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, एक आंसर से आपके बहुत सारे और प्रश्न बन सकते हैं। तो इतना जरूरी नहीं है, हर प्रश्न का अलग अलग फॉर्म है और आप अलग अलग आंसर करें। कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए, उस पर कोई भी क्वेश्चन है आप इसलिए दे सकते हैं आंसर। तो यहाँ का सेशन अब यही मैं फिनिश कर रही हूँ। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।